अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आदम जी कोचिंग सेंटर का सेक्शन ए, बी और सी का सॉल्यूशन करना है। न्यूमेरिकल और थ्योरी का जो क्वेश्चन है उन सब का हमने सॉल्यूशन देखना है। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने ये तमाम काम इसी वीडियो में ही इंशाल्लाह करना है, तो एंड तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो ये देखिए, मैंने कुछ निशान लगाए हुए हैं। तो पहले मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। वीडियो बना रहा था तो कुछ मसले से हो गया उसमें, और वो ऐड हो ही नहीं हुई, सेव ही नहीं हुई, तो इसलिए मैंने अब दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। देखो, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। भाई साउंड वेव होती है जो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। द मीडियम यूज। अच्छा, 2023 में जो आदम जी कोचिंग सेंटर है उनका जो एग्जाम हुआ है फिजिक्स 10th क्लास का, उसी का हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको थंबनेल से और यहाँ से भी पता चल गया होगा। ठीक है भाई। द मीडियम यूज बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होता है। इंसुलेटर कहाँ होता है? इंसुलेटर होता है वहां पर हमारे जो वायरिंग होती है ना, जो हमारी पंखे में वायरिंग होती है, मोटर में वायरिंग होती है, और इलेक्ट्रिक मोटर में जो भी वायरिंग होती है उनमें जो यूज होती है वो इंसुलेटर यूज होता है। और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर तो हर वो चीज कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट गुजर सके, वो कंडक्टर है। फेराड क्या होता है? फेराड कुछ नहीं होता, कैपेसिटर का यूनिट होता है। ठीक है, अगला देखो। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब समझते हैं, सूरज से वो स्टार से एनर्जी लेते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्टार में एनर्जी आती है। द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 10। इट मीन्स, देखो टर्न रेशियो समझते हो? ट्रांसफॉर्मर में पीतल की, सॉरी, तांबे की तार जो होती है, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, वो लिपटी हुई होती है। मतलब ये देखो, मैं यहां से शुरू हुआ, 1 टर्न हो गया, 2 टर्न हो गया, 3 टर्न हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो मैं टर्न करता रहूंगा। अगर वो बोल रहे टर्न रेशियो 10 है, इसका मतलब ये है कि एनपी बराबर है 10 ns। बिल्कुल नहीं, एनएस बराबर है 10 एनपी। हमेशा प्राइमरी कोयल का जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती है, नंबर ऑफ वोल्टेज भी प्राइमरी कोयल में ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। कूलम पर वोल्ट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा जी, कूलम पर वोल्ट की बात हो रही है। कूलम को हम किससे शो करते हैं? सी से शो करते हैं। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट वी होता है। ऐसी बात है ना? हाँ ठीक है। सी तो कैपेसिटेंस है। हाँ, तो ये सी से नहीं, क्यू से शो करते हैं कूलम को। कूलम क्यू होता है और वोल्ट वी होता है। पर है ना, देखो, कूलम पर वोल्ट, पर का मतलब अपॉन में है, तो क्यू अपॉन वी किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन वी बराबर होता है सी के। तो सी क्या है? सी कैपेसिटेंस है। अभी मैंने बोला है कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है और उसका यूनिट होता है फेराड, तो हम इसे कह देंगे ये फेराड से शो किया जाता है इसे। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस चीज पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस? लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया पर भी डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन करंट इज इन अकॉर्डेंस विद कन्वर्जन ऑफ, अच्छा, कन्वर्जन ऑफ मास, कन्वर्जन एनर्जी। ये तो एक लॉ भी है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कहते हैं। द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बेरिलियम एटम, एक क्या कहते हैं इसे हम, मैं बॉक्स कह रहा हूं लेकिन ये आम बॉक्स नहीं है, ये स्पेशल बॉक्स होता है। इसके अंदर बेरिलियम एलिमेंट रखा होता है। बेरिलियम एलिमेंट में आपको पता है रेज निकलती रहती है, नहीं भी पता तो अब पता चल गया। तो यहाँ एक तरफ रखा गई थी पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रखी गई थी, और यहाँ पर एनालाइज किया गया था कि कुछ पार्टिकल पॉजिटिव के पास जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल नेगेटिव के पास जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल कहीं नहीं जा रहे, डिफ्लेक्ट हुए बगैर वो सीधा ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से साबित ये हुआ कि जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिव पार्टिकल है, जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल है। जाहिर है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव की तरफ वही जाएगा जो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो स्ट्रेट जा रहा था ना वो पॉजिटिव था ना वो नेगेटिव था, जिसे हम न्यूट्रल कह देते हैं। और न्यूट्रल गामा रेज होती है। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होती है और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है। तो गामा रेज क्या होती है? न्यूट्रल होती है, जिसे हम न्यूट्रॉन भी कहते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के, तो -3 किसके बराबर होती है? ये मिलीमीटर होता है। -9 नैनोमीटर, -12 पिकोमीटर। ठीक है, मैंने सब बता दिया, तो जो भी है तो आप उसको इस तरह से कवर कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन अ रजिस्टर विल बी। वैसे तो पावर का फॉर्मूला है ये P इज इक्वल टू VI, जो कि हमें ये नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी सही लिखा हुआ है। देखो, अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दूं, V किसके बराबर होता है? मैं V की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। V बराबर होता है IR के।
बराबर होता है ना, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, अलग से फॉर्मूला। तो v की जगह मैं क्या पुट करूंगा, आई आर पुट करूंगा। देखो v की जगह मैं लिखूंगा आई और आर, और ये आई भी, ये आई तो ये लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये भी आई है और ये भी आई है, तो आई स्क्वायर हो गए, बिल्कुल आई स्क्वायर हो गए। तो आई स्क्वायर आर, यहां पर आई स्क्वायर आर भी नजर आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे हो जाएगा? यहां पर अगर गौर करें तो यहां पर है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर में आई नहीं है, तो यहां पर अगर मैं आई को अलग कर दूं तो आर यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में, जो कि मैं इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकता हूं आई स्क्वायर आर, यानी कि इस फॉर्मूले में मैं आई की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा अभी देखते हैं। P इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन आर, मगर यहां पर स्क्वायर है तो V पर भी स्क्वायर और R पर भी स्क्वायर, और ये तो R ऑलरेडी ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। तो देखो ये एक R है, ये दो R है और ये एक R है, तो कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, बचेगा V स्क्वायर अपॉन आर, जो कि ये भी है। तो ये तीनों ही किसके यूनिट है, पावर के यूनिट है। उम्मीद है कि ये चीज समझ आपको आ गई होगी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। द इलेक्ट्रो, वैसे भी 70 to 80% अगर ऑल ऑफ दीज हो लिखा हुआ होता है ना, तो वही आंसर होता है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन आपको हर चीज का पता होना चाहिए लाजमी, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, कौन सी है भाई? कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना एक्सरे यूज की जाती है, ठीक है। विजिबल रेज होती है तो उसकी मतलब कि वेवलेंथ बहुत कम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। इंफ्रारेड भी नहीं करते, अल्ट्रावायलेट भी एक्सरेज कर देती है। द कलर दैट इज लीस्ट डिविएटेड बाय प्रिज्म, अच्छा भाई कौन सा कलर जो लीस्ट डिविएटेड बाय प्रिज्म है, वो है वॉयलेट रे, ठीक है। यहाँ हमारे फिजिक्स के एमसीक्यूज तो कवर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा और आपने याद भी जल्दी से कर ही लिए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि दूसरों का भला जब होगा आप करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह भला होगा। और मैं तो दुआ करता हूँ कि जो भी मेरा स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ही स्टूडेंट हुए, तो इंशाल्लाह आपकी गैदरिंग में अच्छे नंबर आए, मेरी तो यही दुआ होगी। चलें भाई, सेक्शन बी में पहले जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कर लेना, उसके बाद थ्योरी के सवाल देख लेंगे बाद में। अच्छा मैं करा ही दूंगा, ठीक है। मैं करा क्या दूंगा, लिखूंगा नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उनके आंसर। ये तो पहला थ्योरी है, वेव वेलोसिटी आल्सो प्रूव्ड वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और अच्छा ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से होगा। म्यूचुअल इंडक्शन ये भी नहीं, ये भी नहीं। यूज थ्री स्फेरिकल मिरर के डिफ्यूजेस। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम v से शो करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको मसला हो ना, तो आप यहाँ नंबर से मुझे बता सकते हैं कि हमें न्यूमेरिकल नंबर 1 में, 2 में, 3 में, इस तरह। लेकिन यहाँ पर तो देखो ये एक्चुअली इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन हमने 1 किया हुआ है। आप यहाँ से बता दें मुझे कमेंट में, अगर किसी में मसला हो यहाँ से मैं बता दूंगा, वरना यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को टाइम नोट कर लें कि भाई इस टाइम में जो कि आपने कुछ कहा है वो हमारे समझ नहीं है, तो मैं उसे डिटेल में समझा दूंगा। आगे देखें, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था A and B if it takes 9 into 10 की पावर -4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क है, जो कि W से शो करते हैं, वो है 9 into 10 की पावर -4 जूल। आगे है टू मूव अ चार्ज है, चार्ज म्यू कूलम है। अच्छा म्यू कूलम, इस चीज का ख्याल रखिएगा, चार्ज को Q से शो करते हैं, कितने 9 म्यू कूलम। यहाँ पर एक और चीज देखें, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर बस यहाँ पर प्लस ही है। तो कभी कभी यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि माइनस का तो लिखना पड़ता है। माइनस का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, और प्लस का मतलब होता है कि ये प्रोटॉन वाला चार्ज है। तो प्लस माइनस से आपने कुछ नहीं करना, काम एक ही करेंगे। अच्छा म्यू कूलम लिखा हुआ है, वैसे चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो म्यू को कैसे हटाएंगे अभी मैंने आपको बताया। म्यू क्या है, वो माइक्रो ही है, मैंने अभी आपको नहीं बताया, वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू लिख दी, जो कि होती है 10 की पावर -6। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या होगा सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैसे डेफिनेशन भी है, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज, तो W अपॉन Q होगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है, 10 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -4 9 × 10 की पावर -6। तो 9 से 9 कट गया, और -4 से
6 हैं तो दो बचेंगे, ठीक है। आप पता चले आप 2 के टेबल से काट रहे हैं, नहीं भाई, यहाँ पावर है, पावर पावर से इसी तरह से ही कटेगी। नीचे बचेगी 1/10⁻², जिसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर +2, और 10 की पावर 2 होती है 100, जो कि ये है वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखें मैनुअली कट किया है, ऐसे डिवाइड कर दिया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने तसल्ली बख्श काम करना है, मतलब कैलकुलेटर से काम करना है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना भाई, रिस्क तो लेना ही नहीं है। अगला न्यूमेरिकल देखो, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा, यहाँ पर 10 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। बस लेंथ कैलकुलेट करनी है, और एक चीज दे रहा है वो, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर मैं यही पुट करूंगा, 9.8 बिल्कुल भी पुट नहीं करूंगा। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा वो 2 सेकंड होगा, ठीक है। बस ये आपने खुद से कर लेना है, टाइम 2 सेकंड होता है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम में। इसका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2π√L/g। मुझे ये लेंथ है, ठीक है, ये जो L है ये लेंथ है, इसे मैंने अलग करना है। आप यहीं पर वैल्यू पुट करें, उसके बाद रूट को हटाएं, उसके बाद इधर उधर लेके जाएं तो L अलग हो जाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले लेंथ को अलग करूंगा। लेंथ को अलग करने के लिए यहाँ पर ये 2π है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मगर उससे भी पहले मैं रूट को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना रूट को हटाए जी को नहीं हटा सकता। तो रूट को कैसे हटाऊंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, बोथ साइड करूंगा तो डी पे स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, पाई पे स्क्वायर आएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब इन पे स्क्वायर आएगा तो L/g हो जाएगा। और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2π इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको यूं करके लिख दिया। अब मुझे इस लेंथ को अलग करना है, इसे मैंने छुपा दिया है, क्योंकि जिसे अलग करना होता है उसे वहीं रखते हैं, बाकी चीजों को उसके साथ जो होती हैं उनको इक्वल टू के उस तरफ फेंक देते हैं। तो यहाँ पर 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4π², और जी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो लेंथ अलग हो गई, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्या है, t²/4π², जो कि लेंथ का फॉर्म t², इसका मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 4π², पाई की वैल्यू होती है 3.142 और उसका स्क्वायर है। ये एरो वाला इक्वल टू उस वक्त लगाते हैं जब सेम लाइन में दूसरा इक्वल टू भी आ जाए। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 4 को इस 4 से काट देंगे, बाकी जो बचेगा, अच्छा सॉरी जी भी तो था, मल्टीप्लाई बाय जी भी है, जी की वैल्यू है 10, ठीक है ना, ये जी भी तो है, जी को भूल गए। इसे कैलकुलेटर में डालें तो आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए, मैंने कैलकुलेटर में ना 4 को 4 से नहीं काटा, मैंने डायरेक्ट इस तरह से पुट कर दिया, तो आप भी इस तरह से पुट कर सकते हैं। इक्वल टू करने पर आंसर आ गया 1.01 मीटर इसका यूनिट है। 1.01 के बाद 2 भी है, तो चलो लिख दो, वैसे नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं, और ये हमारा आंसर है। हो गया न्यूमेरिकल। इसमें अगर कोई भी मसला हो तो आप जरूर मुझे बताएं, मैं आपको फौरन से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगले पर चलते हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, देखो ये 11वां है। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। अच्छा ठीक है भाई, ये इमेज डिस्टेंस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है, इमेज डिस्टेंस Q होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस Q 25 था, 25 पहले दिया हुआ था, तो फाइंड क्या करना है। When the object is at 10 centimeter, what is the focal length of the mirror? फोकल लेंथ मतलब f फाइंड करनी है। मिरर इक्वेशन पुट अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसी में वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। p है 10, q है 25। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब चीज है तो इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। 1/10 प्लस 1/25, आंसर आ गया 7/50। 7/50 हमें f चाहिए था, 1/f नहीं चाहिए था। तो f को लाने के लिए क्या करें, देखो f 1 के नीचे है ना, तो 1 के ऊपर लाने के लिए इसको मैं घुमा दूं, तो अगर जब इसको घुमाऊंगा तो इसको भी घुमाना पड़ेगा। तो ये लो f, और 50/7
7। अब इस 50/7 को वो वाला कर दो, किस तरह कर दो, पॉइंट में लेके आ जाओ तो आपका काम हो जाएगा। 50/7 को 7.142 7.142 सेंटीमीटर, यही आंसर है हमारा। हो गया। अब अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज बताते चलूं कि हमारे चैनल पर 10 क्लास के रिलेटेड 10 क्या 10 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर क्लास का हर मटेरियल मौजूद है। मतलब स्टडी के रिलेटेड आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सारा मटेरियल चैनल पर मौजूद है और आराम से वीडियो भी डल रही है, जैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और टॉपिक्स वगैरह जो है वो सब की वीडियो है, मौजूद भी हैं और चैनल पर आ भी रही हैं। तो उसी लिए अगर आपने हमारे वीडियोस कुछ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अदरवाइज आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके भी आप 10 क्लास का असल में वो बनी हुई है 10 क्लास प्रैक्टिकल सेंटर, ऐसा कुछ बना हुआ है, तो उसमें सारी वीडियो मौजूद है। तो सिर्फ प्रैक्टिकल की नहीं है, आदम जी पे मैक कॉलेजिएट आदम जी और अदर कोचिंग सेंटर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हर चीज। मैं 2 दफा बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, असल में मैं 3 दफा जो चीजें बोलना चाहता हूँ ना वो होता है एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर। तो ये सब कुछ हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहां पर विजिट करें, आपको इंशाल्लाह आपके मतलब की चीज मिल जाएगी। तो उसी में से ही आपको पेपर आएगा और इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से आप कामयाब होंगे। इसे देखें, न्यूमेरिकल हमारा चौथा है और यहाँ पर 12वां है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है हवा में। आगे, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दे रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के सिंपली 273 ऐड कर देंगे, तो ये रहेगा 303 केल्विन। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, बस यहां देख देता, आगे देखो ब्रैकेट में दे रहा है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड को, स्पीड ऑफ साउंड तो मतलब वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे कितना है, 331 मीटर पर सेकेंड। तो बस इतना ही हमारे पास डेटा मौजूद है, तो इसका हमने सॉल्यूशन करना है। क्या फॉर्मूला है इसका, 331 अंडर रूट, ये होगा भाई टेम्परेचर अपॉन 273। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। 331, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 303, तो 303 अपॉन 273, इसी कैलकुलेटर में पुट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो करते हैं भाई पुट, 331 मल्टीप्लाई बाय क्या है 303 अपॉन 273, ये जाएंगे 348.71 मीटर पर सेकेंड, और यही आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। अच्छा, तो ये आखिरी न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर को देखना है। देखो, द रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम। तो ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो मैं इन्हें R1 R2 और R3 करके शो कर देता हूँ। R1 R2 R3 कितना है, 4 6 12, 4 6 12, और इनके साथ ओम लगा हुआ है, इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स। 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स, तो ये वोल्टेज है तो इसे V कह देंगे हम, 6 वोल्ट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। टोटल करंट को फाइंड करना है। यहाँ पर एक चीज नोट करने की कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ना भी लिखो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी याद दिलाने के लिए लिखना जरूरी है, क्योंकि पैरेलल और सीरीज 2 कॉम्बिनेशन होता है, जिनमें अलग अलग का हिसाब किताब होता है। कनेक्टेड इन पैरेलल, बस इतना काफी है, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट ही कर देते हैं, और क्या। तो टोटल करंट फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक आर की जरूरत होगी। यहाँ पर तो 3 3 है, तो किस आर को उठाए हमने, हम किस आर को लें, अरे तीनों को एक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक बनाने के लिए अलग से फॉर्मूला है। पैरेलल का फॉर्मूला है इसमें, अच्छा ये मैं सॉल्यूशन करूं लेकिन हेडिंग नहीं डाली मैंने, जगह ही कम है तो अगले पेज पर भी जाना पड़ेगा। तो क्या है भाई, पैरेलल में ये फॉर्मूला है एक आर बनाने का, 1/r टोटल भी इसे कह सकते हैं, इक्विवेलेंट भी कह देते हैं, तो हम इक्विवेलेंट कह देते हैं। आप टोटल कहना चाहें तो टोटल कह दें। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1/4, 1/6, 1/12, इसे कैलकुलेट करें।
क्या आंसर आता है? अच्छा जी, जब इसे सॉल्व किया है तो आंसर आया है 1/2। 1/r इक्वलेंट का आंसर है 1/2। हमें 1/r इक्वलेंट नहीं, r इक्वलेंट चाहिए था, तो इनको दोनों को घुमा देंगे तो ये भी r इक्वलेंट हो जाएगा और ये 1 के ऊपर आ जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा और ये 2 ओम आ जाएगा। तो इन तीनों का जो हमने सम किया है, जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं, तो वो क्या आई है? वो 2 ओम आया है। ठीक है, 2 ओम भी है, तो अब टोटल करंट हम फाइंड कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूले से? ये फॉर्मूले को यूज करके, V इज इक्वल टू आई आर, और आई को अलग करने के लिए यहाँ पर आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई। V कितना है? वोल्ट, वोल्ट 6 है, 6 पुट कर दिया। आर अभी अभी आया है, 2 आया है, तो 2 पुट करेंगे, तो करंट का करंट अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा? 6/2 होता है, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, 3 एम्पियर, और यही आंसर है। उम्मीद है सारे न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि भाई इनकी क्या है, भाई इनके थ्योरी के आंसर क्या है। देखें, थ्योरी के जो आंसर है ना, मोस्टली मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। अच्छा, मैं एक स्लाइड बना देता हूँ, वहां पर आपको हर क्वेश्चन नंबर 14 है तो उसके नीचे इसका आंसर आ जाएगा, और ये भी बाकी सारे जो है ना, इनका आंसर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है।